जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना और कैपिटल कॉस्ट को कम करने का भी एक चैलेंज हमारे सामने है। अभी रिजर्व बैंक छोटे प्रमाण पर इंटरेस्ट कॉस्ट लगातार थोड़ी थोड़ी कम कर रही है, पर दुनिया की तुलना में हमारा रेट जो है वो ज़्यादा है। पर कहीं ना कहीं भी खुशी और दुख दोनों भी साथ चलते हैं। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर विक्रम किर्लोस्कर जी भी बैठे हैं। तो मैंने परसों एक कार्यक्रम में एक सेमिनार में राजीव बजाज और अपना टीवीएस वाले सुदर्शन वेणु उनको एक प्रश्न पूछा था कि आपका तो 50% एक्सपोर्ट है, तो ये डॉलर के तुलना में रुपया जो डाउन हुआ है तो आपका तो फायदा ही हुआ है, क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं करते, आप तो एक्सपोर्ट करते हो, तो उसका इम्पैक्ट कितना है। तो ये मैंने अड़चन का सवाल उनको पूछा था, तो राजू ने मुझे जवाब दिया कि 8% हमारा इसमें फ़ायदा है। तो अब ऐसा है, कहीं ना कहीं हम चिंता कर रहे हैं कि हमारा डॉलर की तुलना में रुपया कम हुआ, तो आज विक्रम जी, राजीव जी और जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो सोचते हैं अगर कम हुआ तो उतना ज़्यादा हमको मिलने वाला है। तो किसी का कहीं फायदा है, किसी का नुकसान है, ये एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में होने ही वाला है। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, और इसके लिए और हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, पावर कॉस्ट, उसके कारण टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हम लोग कम करें। और ये सब करने में हमको नए नए इनोवेशन में जाना पड़ेगा, और लोग कर रहे हैं इनोवेशन। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ लोगों को फ़ायदा मिलेगा वो करेंगे। अभी जैसे सीएनजी पर ऑटो रिक्शा, हमारे यहाँ, मैं नागपुर से हूँ, तो धीरे धीरे बजाज की ऑटो रिक्शा आई। अब सीएनजी के 4 पंप हमने खोल दिए नागपुर में, तो अब करीब 600 लोगों ने सीएनजी पर ऑटो रिक्शा खरीदी की। अब मारुति की गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ आती थी, उन्होंने सीएनजी पर आने के बाद उनकी डीजल की गाड़ियाँ नहीं आ रही, पूरी सीएनजी की 300 गाड़ियाँ केवल नागपुर शहर में बुक हो गई इस स्थिति में। तो लोग भी नए नए ऑप्शन चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी को इस समय चेंज करने में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हम सब लोग काम कर। अभी मेरा एक सपना है कि जो हमारा ये जो ट्रक ट्रांसपोर्ट है, इसको हम एलएनजी पर कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर, और एलएनजी के पंप्स देश में हो, अवेलेबिलिटी हो। और एलएनजी के कारण आज ऐसा है कि एक डीजल ट्रक को अगर कन्वर्ट किया तो 8.5 लाख रुपए कम से कम एलएनजी पे कन्वर्ट करने के लिए लगेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वो 1.5 से 1.25 साल में वो पैसे वसूल हो जाते हैं, इतना उसमें वायबिलिटी है। अभी मुझे कल ही हिसार के इसमें प्रशांत रुइया जी मिले थे, और उन्होंने कहा कि हजियारा में वो एलएनजी बेस्ड ट्रक बना रहे हैं, उनका भाई और कोई बड़ा काम कर रहे हैं, और अब 27,000 ट्रक साल के बनाएंगे। अब नेचुरली कैसा है कि एक रिसर्च से, एक रिवोल्यूशन से दूसरी बात निकलते जाती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैं मानता हूँ इसी को नॉलेज एज ए पावर, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, एक्सपीरियंसेस एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट करना ही हमारे देश की भविष्य की विजन है। और इसमें हमारा देश बहुत आगे है, लगातार प्रयोग कर रहा है, और इसलिए नए प्रयोग जब शुरू होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब टोयोटो की एक कार थी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलती थी, वो उसको चलाने का मुझे मौका मिला, तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के ज़मीन पर ये कार चली है, एक दिन जल्द से जल्द आएगी। और फिर मैंने उनको वही कहा कि आप बायोमास से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने की बात करो, ताकि किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमको अलग प्रकार से सोचना होगा। तो मैं पहली बात तो आपको 125 साल की बधाई देते हुए एक बात आपको आग्रह से कहूँगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचकर, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और जैसे मैंने आपको कहा था हमारे महात्मा गांधी जी का जो विचार था, सामाजिक आर्थिक चिंतन था अंत्योदय का, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, और विशेष रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी इसके लिए आग्रह करते थे। तो वो गांव की ओर चलो, ये उनका आग्रह था।
और मैं ये मानता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण पर ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में जो जंगल में विशेष रूप से जो प्रोडक्ट उपलब्ध है उसके आधार पर के उद्योग, एग्रो एमएसएमईज, और हम लोग गांव के लोगों को रोजगार दें, उनको ट्रेन करें और स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज हम बनाएं। आप में से आप बेंगलोर में रहते हो, कितना तकलीफ है, कितना सैचुरेशन है, कितना पॉपुलेशन वहाँ डेंस पॉपुलेशन है। मुंबई की समस्या है, कैसे हम जूझ रहे हैं, धारावी में किस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है, लोगों में कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे, आप सब देख रहे हैं। तो बड़े शहरों के बजाय छोटे गांवों को आर्थिक दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न करना और गांव में रोजगार का निर्माण करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ाने में अब हमको जब तक परचेसिंग पावर रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इस सेक्टर में बढ़ेगी नहीं, तब तक हमारी बड़ी इंडस्ट्री के भी परचेसिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी तो उसमें कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। और इसलिए कल ही मैं एग्रीकल्चर मंत्री और एग्रीकल्चर सचिव दोनों के साथ बैठा था और एनवायरनमेंट मिनिस्टर था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और हमने कैबिनेट में ये कृषि मूल्य के लिए हमने जो भाव बढ़ा कर दिए क्योंकि किसान बहुत दुखी स्थिति में है, तो करना आवश्यक था। फिर मैंने उनको पूछा कि आपको अंदाज़ा है क्या हमारे पास कितना स्टॉक है गेहूँ चावल का, और मेरे अंदाज से अगले आने वाले 3 और 4 साल तक हमको जितना गेहूँ चावल लगेगा, अब इस साल का प्रोडक्शन इतना पूरी रिकॉर्ड ब्रेक है, रखने पास जगह नहीं, गोडाउन नहीं। सरकार अभी जो खरीदी कर रही है वो रेट जो है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों की तुलना में हम किसानों को जो एमएसपी दे रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो मार्केट का बिजनेस पूरा बंद हो गया, पूरा हमको खरीदने की स्थिति में लोग किसान आग्रह करेंगे और ये परिस्थिति में हम कैसे मार्ग निकालें। तो कल हमने बड़े प्रमाण पर प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करते हुए कहा था और वो भी बार बार कह रहे थे कि हम चावल से, कॉर्न से इथेनॉल क्यों नहीं बनाए। तो मैंने उनको कहा कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और विशेष रूप से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, 4 सचिव बैठो और एक बार तय करो कि डायरेक्ट शुगर हम लोग 15,000 करोड़ एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, क्या हम ये 15,000 करोड़ देने के बजाय हम अभी एक इन्वेंशन हुआ है, आपके ही सीआई में प्रमोद चौधरी जी काम करते हैं, तो शुगर के जूस से सायरप बनाकर इथेनॉल बनाएंगे और राइस से इथेनॉल बनाएंगे। तो पंजाब में अभी राइस का जो भाव जो गोडाउन में पड़ा है फूड कॉर्पोरेशन का, उसका मिनिमम रेट 6.5 रुपये किलो रखा है। तो मैंने उनको कहा कि कम से कम 500 डिस्टिलरी रूरल एरिया में हम तैयार करें और इथेनॉल तैयार करें, इथेनॉल हमको चाहिए उतना ले सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर आप नीति बनाइए। मेरे साथ अभी खादी ग्रामोद्योग के हमारे कमीशन के अध्यक्ष सक्सेना जी बैठे हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से ये हनी में काम कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग, हमारा विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 88,000 करोड़ पिछले मार्च तक था और मैं आपसे सबसे बड़ा अपील करूंगा कि मेरी इच्छा है कि 2 साल में हमें 5 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है। और इसलिए ये जो रूरल, ग्रामीण, एग्रीकल्चर, ट्राइबल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये जो चल रहा है, इसमें हमारा, आपका और हमारा सहयोग मिलेगा जो उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए हमें काम में आएगा और गांव के गांव में लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो ये माइग्रेंट लेबर वगैरह बातें जो होती है ये आएगी नहीं। यूपी, बिहार जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, इसमें कुछ अब पहल करने के लिए आप लोग आगे आइए, ये विशेष रूप से मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग अनेक दिनों से मांग कर रहे थे, तो कल हमने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इसके क्राइटेरिया जाहिर हो गए। जो मीडियम के बारे में था तो मैंने जब आप सब लोगों से जब डिस्कशन किया था तब कहा गया था सबने कि भाई ये हमको बढ़ाइए। तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को कहा, वैसे ये हमारी मिनिस्ट्री का अधिकार था पर हम करने के लिए डर रहे थे, तो सबका ओपिनियन सबने सपोर्ट किया। मैंने प्रधानमंत्री को कहा ये 250 करोड़ आप करा दीजिए और 250 करोड़ कल हो गया। तो एकदम कहाँ हम लोग थे 20 करोड़, यानी ये जो हमारा मशीनरी और इसमें जो टर्म लोन के रूप में 20 करोड़ थे वो हमने 50 करोड़ किया अभी, और टर्नओवर भी हमारा बहुत ही कम था, वो अब 250 करोड़ हुआ। और सबसे अच्छी बात ये हुई है
कि अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों में जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे उस टर्नओवर को इसमें से निकाल दिया है। तो एक प्रकार से ये एकदम एक बहुत बड़ा फायदा हमारे एमएसएमई को मिला है और यही अब इसका फायदा लेकर काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमको आगे हम जा सकते हैं। जो दो फंड्स के बारे में भी कल बात हुई है, उसमें पहला फंड जो है वो डिस्ट्रेस जो है, जिनके अकाउंट एनपीए हो गए ऐसे एमएसएमईज है, उनको मदद करने के लिए कल हमने एक फंड जो है वो तैयार किया है। उसमें 4,000 करोड़ भारत सरकार हमको देंगी और वैसे जनरली 10 गुना उतना लोन हम देते हैं। अगर ये इंश्योरेंस में, ट्रस्ट में हमारे यहाँ अगर ये पैसा डालते हैं तो 40,000 मिलने चाहिए, पर हमने स्ट्रेस एसेट में करने के कारण, उसमें रिस्क होने के कारण इस 4,000 करोड़ को करने के बाद हमको 20,000 करोड़ कम से कम बैंकों के लिए ऋण देने के लिए गारंटी मिलेगी। और जो एनपीए के नॉर्म्स में अभी हमने मार्च एंड तक, 31 मार्च तक 6 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर की थी और अभी इस बार हमने ये कोशिश, क्योंकि बहुत अड़चने हैं और सब लोग समस्या में है, ये मैं जानता हूँ, तो अभी हमने इसको दिसंबर एंड तक, 31 दिसंबर तक डेट बढ़ाई और हमारा प्रयास है कि कम से कम 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर हो जाए। तो ये जो आज के एनपीए के, जो इंडस्ट्री एनपीए में गई है और जो आज के बैंकिंग नॉर्म्स में नहीं बैठती, उनके हम प्रोपराइटर को कहेंगे कि भाई हम इक्विटी में आपको पैसा देते हैं। उसमें ऐसा है कि मैक्सिमम 75 लाख तक है, पर वो हम लोग उसको जितना उसको ले उस पॉलिसी में बैठने के लिए आवश्यक है उतनी इक्विटी हम डालेंगे और ये डालने के कारण स्वाभाविक रूप से एकदम वो चेंज हो जाएगा बैलेंस शीट और एग्जिस्टिंग पॉलिसी में बैंक उसको रिस्ट्रक्चर कर पाएगी। तो करीब 2 लाख एमएसएमई इसमें रिस्ट्रक्चर हो गया, ऐसा मुझे अंदाज है। तो ये एकदम बंद पड़ी हुई एनपीए में गई हुई एमएसएमई को इसका फायदा मिलेगा। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए, कि अभी हमने 10,000 का एक फंड दिया है और ये फंड हम लोग बाकी फंड को मिलाकर 50,000 करोड़ का करेंगे और ये हम लोग कोई भी हमारी एमएसएमई अब कैपिटल मार्केट में जाना चाहिए। और मेरा मत है और आप भी इससे सहमत होंगे कि इंश्योरेंस, पेंशन्स एंड स्टॉक एक्सचेंज शेयर की, ये 3 इकोनॉमी वर्ल्ड के प्रोग्रेसिव देशों के तुलना में हम लोगों में अभी उतनी नहीं बढ़ी है, इसमें काफ़ी ताकत है। तो अब कोशिश ये है कि हमारी एमएसएमई जो है, जिसका जीएसटी टर्नओवर अच्छा है, जिसका बैंक का टर्नओवर अच्छा है और जिसका रेटिंग अच्छा आएगा, वो कुछ तो भी सिस्टम करेंगे, अभी उसके ऊपर डिटेलिंग चल रहा है। तो हम उन एमएसएमई को कहेंगे कि आपकी टोटल जो इक्विटी आपको खड़ी करनी है उसमें 15% हम ले लेंगे पहली, और हमारी इक्विटी ऐड करके उसकी बैलेंस शीट सुधार कर और अच्छी स्थिति में वो कैपिटल मार्केट में जाएगा। तो पहली बात तो हमारी जो 15% इक्विटी जो ले रहा है वो मार्केट से, उसमें 15% हम ले लेंगे, तो उसको सपोर्ट हो जाएगा। और मेरा प्रयास है कि ये ऐसा रोलिंग फंड तैयार हो जाए कि हम लोग वो कैपिटल मार्केट में जाके हम ऐसे ही, पहले तो जो एमएसएमई AAA रेटिंग की है उस स्टैंडर्ड की है, जो एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हीं को प्रोत्साहित करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनका कैपिटल मार्केट में, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का, आप बड़े लोगों में बहुत इसका सपोर्ट मिलता है, वो चिंता करते हैं कि उनकी शेयर की प्राइस क्या है। तो एमएसएमई की भी अपनी चिंता होगी, लोगों में स्पर्धा आएगी और उसमें हम लोग ये शेयर का 2-3 साल में अगर 10 रुपये का शेयर 30-40 का हो जाएगा तो हम बेच देंगे और पैसा लेके फिर दूसरे को दे देंगे। तो ये जो 50,000 करोड़ का जो हम लोग एक इक्विटी में अलग अलग प्रकार से पॉलिसी पर, यूके सिन्हा कमेटी का रिपोर्ट था, उसका भी फायदा उठा रहे, तो ये भी बड़े प्रमाण पर होगा। बैंकों के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियन करके। उसमें हमने किसी भी प्रकार की जो पॉलिसी, जो डिसीजन हमारे सरकार ने जाहिर किए, उसमें दिक्कत आती है तो उन लोगों को कहा है कि आप आपकी तकरार उसके ऊपर करिए, ताकि हम उसकी इंक्वायरी करके आपकी मदद करेंगे। बड़े प्रमाण पर शुरू हो गया। तो मुझे लगता है ये भी एक है कि आपके पास जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आएगी तो ज़रूर बताइए। अब हमने ये भी एमएसएमई के स्कीम्स के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी को भी अब अथोराइज किया है कि हमारे एमएसएमई की स्कीम वो भी चला सकते हैं, तो उनको भी ओपन कर दिया है। अब मेरा आपसे सुझाव ये है
कि ये जो एनबीएफसी है इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और जो बड़े बड़े कंपनीज है मैन्युफैक्चरर्स है उनकी खुद की एनबीएफसीज हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मैंने उन लोगों को सुझाव दिया है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो इस समय देश को फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एफडीआई की बहुत आवश्यकता है। तो आपके क्रेडिट पर आप कहीं अगर विदेशों से कम ब्याज पर अगर ला सकते हैं पैसे हिंदुस्तान में, आपका हर साल एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ होता ही है, तो डॉलर में आप कर्जा लेंगे तो फिर यहाँ हेजिंग करो, ये करो, मेरे हिसाब से आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो लो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटल आपके एनबीएफसी के थ्रू अगर आप ला सकते हैं तो ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि एफडीआई जितने बड़े प्रमाण पर आज हमारे देश में आएगा उतने हमारे इकोनॉमी को बहुत उपयोगी होगा, उससे रोजगार भी निर्माण होंगे, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। और ये सब नुकसान है इसमें आज बड़े प्रमाण पर लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ाना, उसके सिवा मुझे नहीं लगता कि हमारा इकोनॉमी का चक्र गतिशील चल सकता है। पर मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आप लोग ज़्यादा मेरे से जानते हैं कि कैसे ये इकोनॉमी को हम लोग किस प्रकार से एक्सेलरेट करें। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जो हमारे जीडीपी का 10% है, और इसलिए बाकी भी बातें आप देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड की स्थिति है, इसमें कुछ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। जैसे मैंने लोग पूछा कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको रुपया का घटने के बाद उनका फ़ायदा हुआ, ताकि एक प्रकार से उनको ज़्यादा पैसा मिला। अब नेचुरली मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में हम लोग क्या इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति में, इन्वेस्टमेंट की स्थिति में हम लो इंटरेस्ट पर अगर कैपिटल लाकर अगर हमारे यहाँ फाइनेंसिंग करते हैं तो मुझे लगता है ये भी, अभी सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी है उनके सबकी एक एनबीएफसी है जो फाइनेंसिंग करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उन लोगों को इसके कारण उनका एक्सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एफडीआई हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इस सब सेक्टर में करने की आवश्यकता है। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका स्क्रैपिंग पॉलिसी का जो है वो भी मामला मेरे साथ 2 साल से मैं बोलते रहता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर इस बार अभी मैं जब दिल्ली आया पहली बार, अब मैं संडे को आया था, तो मैंने ये भी विषय की अब चालना दी है और अब इसको भी जल्दी मैं ये पॉलिसी डिक्लेयर करूँगा जिसमें अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को निश्चित रूप से उसका काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा और उसमें भी हमारा कॉस्टिंग कम होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में निश्चित रूप से हम आगे जाएंगे। आगे भविष्य जो है कंपटीशन का है, क्वालिटी का है, टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी भी इनोवेशन का है, और रिसर्च और इनोवेशन के आधार पर टेक्नोलॉजी को बदलकर हम जो अच्छा से अच्छा ऑप्शन दुनिया के लोगों को कम पैसे में, कम कॉस्ट में उपलब्ध कराएंगे, उन्हीं लोगों को आगे इसका फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले मैं अभी स्टील की पूरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू, पूरे स्टील वालों के साथ मेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनकी कुछ अलग अलग समस्याएं थी, तो वो भी राह देख रहे हैं कि स्टील में हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे गति से बढ़ेगा तो स्टील हमारा जाएगा। अब रोड सेक्टर में भी हम लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम काम अवार्ड करें, उसकी तैयारी हमने जोरों में की। मुझे बताते खुशी हो रही कि एक इंटरनेशनल बैंक ने हमको पहली बार हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक लोन क्रेडिट लाइन दी है, अब वो भी हम फॉर्मेलिटी आगे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये प्रयासों से एक ही उपाय तो मुझे लगता है कि पहली बात मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, उसके लिए कैपिटल लाना पड़ेगा। दूसरी बात मुझे जो आपसे कहनी है और आप लोग कर ही रहे अच्छा काम, कि हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने छोटे 2 उदाहरणों से देखी थी, ये जो आपकी पीपी किट थी, अभी ये 2-2.5 महीने पहले हमने स्पेशल फ्लाइट से चाइना से लाई थी। अब बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पीपी किट में, हमारे नागपुर में ही एक हमारा ऑरेंज क्लस्टर था, वो पीटर इंग्लैंड का शर्ट बनाते हैं नागपुर में, तो उनको मैंने कहा आप बनाओ। 17-18 लोग हैं वो मालिक, और हमारा एमएसएमई का ही क्लस्टर था। आपको बता दो इन्होंने इतने पीपी किट बनाई, रात दिन बनाने का चालू है, रोज 15,000 तक प्रोडक्शन आया। अब एक्सपोर्ट करने की अनुमति मांग रहे हैं। हमारे देश में पीपी किट इतने लोगों ने बनाई कि आज हमारे पास कहीं लेने की जरूरत नहीं, उल्टा हम एक्सपोर्ट करने लगे। सैनिटाइजर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, तो वो 1200 रुपये लीटर का था, 160 रुपये लीटर हो गया। ये हमारी महिलाओं ने खादी ग्रामोद्योग में, वर्धा में और बाकी जगह ये हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। अब हमारे लंदन में जा रही है मास्क,
जो खादी के बनाए हुए हैं वो उसको वहाँ भेज रहे हैं। तो हमारे में क्षमता है और हमें एक्सपोजर मिलना चाहिए, टैलेंट है और हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आपका जो अपील मेरे साथ सीआईआई के प्रमुख लोगों के लिए है कि चलो गांव की ओर, ये बात में थोड़ा सा रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल, ये इसमें हम कैसे काम करें। ये खादी ग्रामोद्योग के मास्क बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, ये सिल्क के बनाए, बनारस का जो सिल्क था उसमें उन्होंने बनाए। अभी वर्धा में वहाँ लोगों ने बड़े प्रमाण पर उनको लंदन का ऑर्डर मिला। अब हनी की प्रोडक्शन को हमने 500 करोड़ दे रहे, उसको 10 गुना बढ़ा रहे। देखिए आपको एक बात बता दूँ, आप फिशिंग 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, अब 5 लाख करोड़ के लिए 20,000 करोड़ हमने दिए इस साल, हमारा पैकेज है। और ये ट्रॉलर बनाकर 7 नॉटिकल 8 नॉटिकल हमारी बोट जाती है, उसके बजाय 100 नॉटिकल में जाके वो फिशिंग करेंगे। 18% पॉपुलेशन हमारी समुद्र किनारों से रखते रहती है। ये सीआईआई के लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमारा फिशिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रो प्रोसेसिंग, फ्रूट वेजिटेबल का एक्सपोर्ट, ये जो अलग अलग प्रकार की हमारी आज जो आवश्यकता है, जो रोजगार भी निर्माण करेगी और ग्रामीण भारत में सस्टेनेबिलिटी लाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब सीआईआई का निश्चित रूप से बाकी सब प्रॉब्लम्स तो है, पर आपका एम्फोसिस का पॉइंट कौन सा होगा, प्रायोरिटी कौन सी होगी, इसमें निश्चित रूप से अगर आप लोग कुछ करेंगे तो आप दिशा दे सकते हैं, ओपिनियन बना सकते हैं। और सरकार भी अब पूरी तरह जितना कुछ हो सकता है वो करने की स्थिति में है। और इसलिए मैं आखिर में आपको यही कहूँगा कि हम लोग बहुत हार्ड टाइम से जा रहे हैं, यानी समस्याएं बहुत गंभीर है, इतने आसान नहीं है। और उसका अनुभव मैं भी करता हूँ, प्रधानमंत्री जी भी करते। कल हम सब लोग चिंतित है कि क्या करने से, हम भी बड़े ये है कि क्या करने से फिर से ये होगा, और जो हमारे हाथ में वो करने की एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे बीच में है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर जब लोगों से मैं मिला हूँ तो बड़े बड़े लोगों के मन में निराशा है, निगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, अब क्या होगा हमारा, हम बर्बाद हो गए, इस प्रकार का भाव है। देखो ऐसा भाव रख के फायदा तो कोई होने वाला नहीं है। समझो आज इस प्रकार की परिस्थिति कठिन होने के बाद हम लोग निराश होंगे तो 100% हम खत्म ही होंगे। पर निराश न होते हुए भी परिस्थिति की गंभीरता को समझकर पॉजिटिविटी के साथ हम लोग कहेंगे कि हम जीतेंगे, हम कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे, आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है ये फीलिंग अगर होगा, आत्मविश्वास होगा और आप लोग इसको निर्माण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इस संकट से जल्दी ही बाहर आएंगे और आगे दौड़ने लगेंगे। मैं पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मेरा विश्वास है कि जब जब संकटें आती है तो नेतृत्व की परीक्षा होती है। और ये नेतृत्व मैं केवल सरकार में काम करने वाले लोगों के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री और बिजनेस के लीडरशिप की भी बात कर रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर, रूरल को जो बदलना है वहाँ काम करने वाले लोगों का, उसकी भी बात कर रहा हूँ। ऑल टाइप ऑफ लीडरशिप इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और जो अलग अलग पार्ट में है उनके सबके परीक्षा की घड़ी है। और इसमें हम सब लोग मिलकर बिल्कुल एक साथ मिलकर चले, हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन रहे। जैसे जो फीडबैक आपने मुझे दिया, शायद 100% मैं नहीं पूरा कर सका, पर मैं आपका हर फीडबैक मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, हर ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम फॉर द कंट्री कि इसमें से आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम उठकर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करते हुए जाए। 3 बातें करें जिसमें सीआईआई ने अब इसको एजेंडा बनाना चाहिए। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। क्या आपके पास ऐसा कोई सेल खुल सकता है कि मैं अभी एक लिस्ट, मेरे पास एक किताब तैयार कर रहा हूँ कि इंपोर्ट क्या हो रहा है 3 साल में और एक्सपोर्ट क्या हुआ। तो इंपोर्ट के आधार पर आप लोग ऐसा इनिशिएटिव कि ये इंपोर्ट जो चीज़ हो रही थी वो हमारे देश में कैसे हो सकती है, क्या इसमें सीआईआई क्या कर सकती है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ताकि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि रोजगार का निर्माण करें। बहुत बड़े प्रमाण पर गरीब लोगों में, माइग्रेंट लेबर में बहुत समस्या है। और मुझे लगता है कि इस समय जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा,
उतना हमारे इकोनॉमी का चक्र गति से घूमेगा, उतने रोजगार निर्माण होंगे, उतना ग्रोथ रेट जीडीपी बढ़ेगा, उतना ही हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ना चाहिए। और वो सब एक दूसरे के लिए पूरक है। पैसा ये ऐसा व्यक्ति है, वैसे जग ऐसा साधा ये है कि वो किसी के जेब में चुपचाप नहीं बैठता। जिसके पास पैसा जाता है वो कुछ ना कुछ करके दूसरा काम शुरू करता है, और जो करते जाता है तो उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट मिलते रहते हैं। तो ये जो पैसे का जो घूमना है, इसकी स्पीड अब हमको अच्छे स्पीड में करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सके। तो मुझे लगता है कि आज 125 से साल में आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और ये 125 साल में आप सबका कंट्रीब्यूशन भारत के प्रगति और विकास में और बैकबोन के रूप में अच्छा रहा है। पॉलिसी रिसर्च और स्ट्रेटेजी, इसमें भी आपने अच्छी अच्छी बातें लगातार कही है। और मैं जो आज के इसमें आपको यही आह्वान करूंगा कि रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल, इस क्षेत्र में लिए हम विलेज एमएसएमई के नाम से कुछ बातों की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी कौन से प्रोडक्ट में, कौन सी टेक्नोलॉजी में, वो अध्ययन कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा आप लोग भी उसमें काम कर सकते हैं। तो थोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में, गांव में अगर कोई है तो मैं उसके लिए पॉलिसी में कितना सिंपल पद्धति से आपको तुरंत सब परमिशन मिल जाए एक झटके में, ऐसी पॉलिसी भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तुरंत काम शुरू कर सके। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वर्ल्ड की स्थिति है, चाइना के बारे में लोगों के मन में भाव है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या सीआईआई इसके लिए कोई इनिशिएटिव ले सकती है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी को साथ साथ, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करने के साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इस समय हमारे देश में आने के लिए भी आप हमको बताइए, हमारी कुछ कमियां होगी तो हम उसको सुधारेंगे। तो क्या ये इनिशिएटिव, बीच में मैं पीएचडी चैम्बर के चेयरमैन थे निरंजन हीरानंदानी जी, उन्होंने मुझे ऐसा सुझाव दिया था कि हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं और दिल्ली में सभी एम्बेसडर जो है जिन देशों से इन्वेस्ट में, उनसे हम भी कोऑर्डिनेट करके आपकी मीटिंग करवाते हैं। उनके द्वारा आने वाले लोगों का क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये इसके लिए हम लोग बीच के कोऑर्डिनेटर करके काम करेंगे। तो मुझे लगता है आप भी इसमें, हमारी कुछ कमी है तो बताइए, हम लोग उसको सुधारेंगे। इस समय किसी भी स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम जो है वो इंडस्ट्री में आना, रोजगार का निर्माण करना, ग्रोथ रेट को बढ़ाना, इसके सिवा कोई उपाय दिखता नहीं है। और आप लोगों का रोल इसमें इम्पोर्टेंट है। 3 निर्णय कल ही हुए जिसके कारण आज जो आपके क्षेत्र में से लोगों ने जो बातें रखी थी वो पूरी की गई है। अब बाकी भी बातों में ये जो चैंपियन का जो हमारा ये जो पोर्टल है जिसको कल प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, ये हमको फीडबैक देगा बिना संकोच। जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कत है और हमारे इसमें काम नहीं हो रहा है, कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है, विदाउट हेजिटेशन इस पर भेजिए। इसका मॉनिटरिंग मैं खुद भी करने वाला हूँ 8-10 दिन के बाद एक एक चीज़ों का। तो आखिर में एक एक एमएसएमई के जो मेजर इंडस्ट्री के पास अगर कोई ड्यूज़ होंगे, तो अभी आज एक सुझाव आया था कि बड़ी इंडस्ट्री अगर 45 दिन में जिनकी ड्यूज़ नहीं दे पाए तो कंपनी लॉस के मिनिस्ट्री को कहे कि उनका नाम रिपोर्ट में प्रकाशित करे कि भाई हमने एमएसएमई का इतना पैसा नहीं दिया। अब ये मैं ऐसे कोई निर्णय करने से, मैं जानता हूँ कि इस समय करना नहीं चाहता, पर आपको मेरा अनुरोध है कि ये न करते हुए भी आपके मेंबर्स को आप कहिए कि भाई एमएसएमई के बारे में एक बार तय करिए आप कि भाई कैसा भी करके 45 दिन के अंदर उनके ड्यूज हम देंगे। ये भी आपके मेंबर को एक शपथ जैसी आप देकर इनको बोलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार में भी प्रॉब्लम है, मैं सरकार में भी ये बात कह रहा हूँ, पब्लिक अंडरटेकिंग को कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को कह रहा हूँ, माल ले लेते हैं और पैसे ही नहीं देते तो कैसे होगा। मैंने एक बार एक में मजाक में, होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो और बिल देते समय बोलते हो 2-3 महीने के बाद दूंगा और निकल जाते हो, तो कैसे करेगा होटल वाला, कहाँ से माल लाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमको कहीं ना कहीं कुछ स्थितियों को हमें भी मार्ग ढूंढना होगा। तो इसमें भी आप थोड़ा सहयोग करिए, ये आपसे अनुरोध करता हूँ। और आप लोगों को फिर से एक बार 125 साल की ये जो सक्सेसफुल ईयर्स है, योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्री और देश की प्रगति और विकास में आपका बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हुआ है। जनरेशन टू जनरेशन पॉजिटिविटी के साथ आपने जो कुछ सहयोग किया है
मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इस संकट में आत्मविश्वास के साथ आप सब लोग आगे आएंगे और इस संकट के बादल भी चले जाएंगे और कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे। इस विश्वास के साथ हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको कॉम्प्रिहेंसिव रेंज में आप आज आपका भाषण रखे हैं, वो फाइनेंस के हो या सप्लाई चेन के बारे में हो या टेक्नोलॉजी के बारे में हो, इनोवेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट के, ग्लोबल कनेक्ट, एक्सपोर्ट्स, और आपने जो आइडियाज और सजेशंस हमको दिए हैं वो हम आके लेके जाएंगे, जरूर उस पर काम करेंगे और हमारे मेंबरशिप को पूरे पूरे दम से इन्वॉल्व करेंगे। और आपने जो बोले हैं कि रूरल, एग्रीकल्चरल, ट्राइबल कनेक्ट के साथ भी जो काम करने के लिए, वो भी हम करेंगे सर। कॉम्पिटिटिवनेस एनहांसमेंट का कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम काफी काम करेंगे। और आपने जो सुझाव दिए हैं, जो एडवाइस दिए हैं हमको, वो काफी सारे ग्रोथ ओरिएंटेड है, हम लोग मानते हैं। और हम उस सारे विषय में, एक्सपोर्ट हो या ये आपने जो बोले हैं कि रोजगार के निर्माण के बारे में, वो सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे सर, आगे लेके जाएंगे सर। आज आपने अग्री किए हैं, कुछ सवाल और कुछ क्वेश्चंस आप लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे और समय ना लेते हुए मैं आगे चलाना चाहता हूं क्वेश्चन में। पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट, सीआईआई के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर जी को बोलूंगा कि उनका प्रश्न रखे। मिस्टर विक्रम किर्लोस्कर, आप म्यूट पे है विक्रम जी। विक्रम आप म्यूट है। नमस्ते गडकरी जी। Hi. Sir, first personally, I'd like to thank you very much for joining us here today. Today is my last day as president of CII. You have attended all my functions, whether it was CII Southern Region in Bangalore or any other function I have asked you to come for, and always come very happily and talk very nicely, sir. Thank you again very much for that. So today I was listening to the various different talks that were going on. All day we've had many seminars. And there were a couple of very interesting points some people, some foreigners, other investors raised. One was, they said that in India, we find the cost structure, quality structure, even productivity within the factory walls, very, very productive, very good. Almost best in the world, we can do that. It's comparable, they can compete. But once they go outside the factory walls, from the supply to the factory and the supply out of the factory, that's where the competition gets, it is not competitive, and that's where we lose out. Second, a suggestion came, why don't you use the COVID situation to do complete changeover in your regulation. We have digitized a lot of the regulation in the last so many years with Modi ji. And digitalization has sped up many things, had increased the speed of doing business everywhere. But we have taken existing ways of doing business and digitalized it. Why don't you just remove everything? For example, in the manufacturing industry, to my mind, there are two important things to regulate. One is safety and the other is environment. The rest requires no regulation. Why should you have any regulation at all except for these two issues, safety and environment? And that too on a simplified basis. You're a person, sir, who always talks about viability. In every speech of yours, you say, so much money will come in, so much money is spent, how do you get a return on investment? And I think every investor looks at the same way. And these are the kind of issues most of the investors are talking about. This is one question. Second is, the toughest part of the COVID for me, COVID situation last 2 months, most difficult part for me has been watching migrants go back and the whole migrant situation, what we see on television. That's the most heartbreaking situation for me, has been. So why don't you look at putting SEZs where the migrants have come from? Encourage industry to start there. Make it very simple to start industry from where the migrants have come. They're all trained people. They have worked in all kinds of industry everywhere. I think this is a good opportunity to relook at the SEZs, and may I suggest that, especially in the areas from where the migrants have come from. Thank you, sir.
Perhaps you can ask some more questions, 2, 3, and CB. Sir, Yes, yes. regarding the migrant labor, actually, the impression which is created by media and other people that our industry is 100% depending upon migrant labor. But when I am going to the details after that, which information I receive, on the basis of that, somewhere it is 10 to 20%. But there is a fear in the mind of the people. That is the reason that people are walking towards Patna and Lucknow. And that is the reason majority the migrant labor from Bihar and UP. Some of the part in Maharashtra, some small part of Telangana, Andhra, and some small part related with Madhya Pradesh. Somewhere there are laborers from Bengal, West Bengal. But what my suggestion is, in the Recycling Industries Association, they are asking me that our migrant labor are now interested. They are ready to come. So what is the procedure? So I suggest them that you should apply with their application to concerned district collector of their whatever their district or anywhere, they can apply to it, and same one copy to district concerning collector of the district where the factory is there. So by coordination of two collectors, you can make accommodation and also make the arrangement for transport for them and take it back. That can be easily, you can resolve the issue, and government is now giving permission for that. But at the same time, regarding corona, we need to take some preventive measures. I appreciate in Tamil Nadu, Chennai, the TVS has planned. Already I signed the board of TVS. They are making arrangement in their factory area for labors, food and shelter. So temporary, we had to make some arrangement, and it is our moral responsibility to take the preventive measure for their food and shelter also. And somewhere the transport from city area to the factory area, we need to have 100% implement the guiding principle of state government related with coronavirus. That is very important. One bus can only take 25 people. They have to maintain distance, 1 meter social distance between it, and by which we can resolve this issue. And now, because the industry trade business has started, now the migrant labor, in a huge majority, which are already there, now they are ready for work. So we can start the work, and majority of the industry has already started. So I feel that it is a problem, but we can resolve this problem. You are absolutely correct about digitalized regulations. It's a very important thing. We are doing the thing, but I will take it very seriously. And I will also recommend to Prime Minister, every ministry should take everything digitalized, regulations will be there. No one need to come to office. The office will be paperless, and it will resolve the problem. And there will be a time clause is very important. When anyone apply for any permission, it is the duty of concerning officer to give him permission within 8 days. And he is not giving permission, then he will be responsible for that. So somewhere we need to take this way, and safety and environment norms, that is, you are absolutely correct. But these are the things where already in World Bank ranking, our number is increased as far as ease of business is concerned. But still, I am expecting that we need to do more in this sector, and definitely with transparency, without corruption, free system, fast track decision making process where time is very important, and at the same time, we should make a very easy system. Everyone is taking it that he is creating problem. So we need to impose the time factor is very important. By digitalized regulation, there will be a time factor will be important with the authority that they are binding to give the permission. They have to take the decision. Not taking decision or delaying the decision is a big problem. So definitely you are absolutely correct. The Prime Minister and we are all working on the same line. So we will definitely try for that. थैंक यू थैंक यू वेरी मच धन्यवाद सर अभी मैं अनुरोध करूंगा कि मिस्टर राकेश भारती मित्तल आवर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट राकेश नितिन जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का,
कि जब पैंडेमिक का संकट देश पे मंडरा रहा है, जहां एक तरफ मुश्किलें आती हैं, उसका दूसरा पहलू अपॉर्चुनिटीज होता है। और काफी प्रगतिशील पॉलिसीज का जो है आपने लॉन्च किया है, उनको चेंज किया है, जिससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आगे बढ़ेगा, पर खास तौर पे अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूं, तो उसमें जो मल्टीपल फर्म्स, मल्टीपल कंपनीज खुलती थी, उसको खोलने का जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा मैं समझता हूँ मौका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन कंपनीज को और फर्म्स को मिले। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की फंडिंग की जरूरत है वो अब हो पाएगी एमएसएमई में, तो उसकी उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड कंपेटिटिव बेसिस पे बन सकती है। और उसके साथ साथ जो है प्रोडक्टिविटी जो है, वो उत्पाद जो है वो भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ एक एमएसएमई क्षेत्र में आपने एक नई दिशा दी है। इसमें मेरे दो प्रश्न या सुझाव हैं। आपने जो लिक्विडिटी की बात की, तो जो बैंकिंग सेक्टर है और अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर आपकी मंत्रालय उसको मॉनिटर करें कि वो बिल्कुल जब अप्लाई कर रहे हैं एमएसएमई, तो उनको सही टाइम पे सही रेट के ऊपर जो है वो लोन जो उपलब्ध होने चाहिए उनको मिलने चाहिए। जो आपने चैंपियन एक ऐप की बात की, जहां एमएसएमई कंपनी जो आपसे बात कर सकती हैं, या कोई उनको अगर दिक्कत हो तो वो उसको आपके सामने रख सकते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें देखी जाए तो लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा, आपने एक्सपोर्ट की तरफ जो बात किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत प्रायोरिटी एरिया है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए मेरा ये एक सुझाव है कि जो हमारी एम्बेसीज और हाई कमीशन हैं दुनिया भर, वो एक एक्टिव तौर पे खास तौर पे एमएसएमई सेक्टर को पूरा सपोर्ट करें। आज जहां देश चाइना के साथ ट्रेड करने में कतराएंगे या वहां पे उनका जो ट्रेड कम होगा, तो भारत के लिए और भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सर, आपने जो एग्रीकल्चर का बात किया, कृषि क्षेत्र में जो दो मेन पॉलिसीज, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसमें स्टोरेज का दिया गया, और जो फार्मर्स के लिए आप सेंट्रल एक्ट बना रहे हैं जो डायरेक्टली बेच सकते हैं इंटरस्टेट थ्रू आउट द कंट्री और किसी को भी, उसमें सर मेरा एक सुझाव ये है कि जो लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लॉन्ग टेन्योर बेसिस पे, वो काफी देर से जो है वो अटका हुआ है, क्योंकि आप एक मॉडल एक्ट बनाते हैं, वो स्टेट्स जो है, राज्य, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो क्या वो भी एक सेंट्रल एक्ट की तरह उसको लेके सारे देश भर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्योंकि उससे जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो ना सिर्फ प्राइमरी एग्रीकल्चर में जाएगा, बट फूड प्रोसेसिंग और गांव में जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग फैसिलिटीज आएंगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। तो उससे मैं समझता हूं कि जो कृषि क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिल सकता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो गांव की तरफ जाएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक मेरा सर निवेदन है अंत में, आपने बात किया जो लार्ज कंपनीज को पेमेंट टाइम पे देना चाहिए एमएसएमईज को, मेरा मानना है ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी हमारे सप्लायर्स, वेंडर्स हैं, जो हमारी उनके साथ टर्म्स कंडीशन है उसके बेस पे उनको पे किया जाना चाहिए। सर, आज जो लार्ज सेक्टर कंपनीज हैं उनका बहुत बड़ी मात्रा में पैसा सेंट्रल और स्टेट पीएससी ने रोका, वो पेमेंटें नहीं आ रही हैं। उससे कुछ कंपनी जो है वो एनपीए बन गई हैं या एनपीए के कगार पे खड़ी। तो इसलिए मैं आपके थ्रू ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो पैसा जो है लार्ज कंपनीज को दिया जाए, और उसके लिए जो पीएससीज हैं वो बैंक से, जहां उनके पास 7 लाख करोड़ का लिक्विडिटी जो रिलीज हुआ आरबीआई के साथ, वो उसको पार्क करते हैं 3.25% पे, तो बैंक उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं लेंडिंग करके, और लार्ज कंपनीज को मिलेगा तो एमएसएमईज को भी मिलेगा। एक पूरा इकोनॉमिक रिवाइवल में इसका जो है जो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ सकता है। और आप सर, जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आप ना सिर्फ हमें एक ऊंचे नए टारगेट देते हैं, बट मैं समझता हूँ कि कई बार एक इनोवेटिव आइडियाज भी हमें मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी। सर, एक छोटा सा मेरा सुझाव है, ये सरकार में हम टेक्नोलॉजी सेंटर, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अब खोल रहे हैं। तो ये फाइल मेरे पास आई थी, तो मैंने उसमें लिखा है कि भाई हम क्यों खोलें, जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री है वही अपने टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खोले, हम उनको मदद करें।
तो मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, इनकी इंडस्ट्री है, आप आपके इंडस्ट्री में एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऐसा सेंटर खोलिए, और उसके लिए आपको हम लोग क्या फंडिंग कर सकते हैं, कैसे इंसेंटिव मदद कर सकते हैं, वो सोचेंगे। और दूसरा, आप जो स्किल करेंगे जिनको, वो अगर आपने आपके फैक्ट्री में उनको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उनका ट्रेनिंग भी कराएंगे प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ, और उसके साथ साथ उनकी एक छोटी परीक्षा भी लेंगे और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे, और उनको आपको ट्रेन मैन पावर वहां मिल जाएगी तो जॉब दे देंगे। तो मुझे लगता है आप ही मुझे स्कीम दे दीजिए, और मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट से ज्यादा आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये अच्छी सुझाव आया है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपको, ये आप लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाला शब्द मत यूज करो। देखिए, हम पॉलिटिक्स में है, हम लोग 47 में समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद और हमारी की राजनीति की दिशा कैसे आपको पता है। तो इसको आप थोड़ा सा, अब आप बोल रहे वही बात को मैं उसको थोड़ा अलग टर्मिनोलॉजी में यूज करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विथ फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज, यानी फार्मर की एक प्रोड्यूस कंपनी होगी और 5 साल के लिए या 10 साल के लिए वो एक कंपनी उसका कुछ छोटा काम हो, वो काम आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसी को देगी, और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालेंगे, पूरा मेंटेन करके उसमें करेंगे, उनका रोल क्या रहेगा उसका वो तय करेंगे। तो ये ऐसा है कि कुछ पॉलिटिकली सच्चाई की बात होने के बाद में भी पब्लिक माइंड में डाइजेस्ट करते करते बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लोगों ने अपने माइंड सेटअप को बना लिया है। तो ये थोड़ा सा इसको टर्मिनोलॉजी अलग बदल कर, क्योंकि वो क्या होगा, तुरंत छप के आएगा कि किसानों की जमीन छीन रहे हैं, अब किसान बेघर हो जाएंगे, उनकी जमीन कोई मित्तल खरीदी करेगा, उनकी जमीन कोई ढकाना खरीदी करेगा, और दुनिया भर के नेताओं को काम मिल जाएगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है। वी नीड अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम। ये थोड़ा सा ये आप करिए। बाद में बड़े इंडस्ट्री के भी पैसे मिलने चाहिए, मैं जानता हूं। आप जो कह रहे हो वो बात को मैं पूरी तरह जानता हूं कि कैसे कैसे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के पास पैसे पड़े हुए हैं। मैं एक बार निश्चित रूप से ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, भारत सरकार की अंडरटेकिंग और हमारी मिनिस्ट्रीज, ये पैसे जो देते नहीं है, इसमें अभी एनएचआई में हमने एक सुधार किया है कि पहले हमारे यहाँ एक माइलस्टोन होता था, और माइलस्टोन पूरा करने तक हम पेमेंट ही नहीं देते थे। हमने एक रिवोल्यूशनरी निर्णय किया है कि वो अगर माइलस्टोन नहीं भी पूरा करता है, पर उसने अगर 2% भी काम किया है माइलस्टोन के बाद, नहीं किया 2% किया, तो 2% का इतना परसेंटेज में उसको पैसे दो। तो एकदम लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्टर की बढ़ेगी। एक निर्णय हमने रिवोल्यूशनरी किया। मैंने कहा काम किया है ना, आप चेक करो, 100 रुपए का काम है, 75 रुपए 80 रुपए उसको दो, ठीक है, 20 रुपए तब मिलेंगे जब तुम्हारा माइलस्टोन पूरा होगा। तो मेरा जो कहने का सुझाव ये है कि निश्चित रूप से ये अभी कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम में आएगा, तो हम लोग इसको जरूर करेंगे। ये आपकी बात पेमेंट अटका है मेजर इंडस्ट्री का, इसमें एक छोटी सी स्कीम की बात चल रही थी कि जो कंपनी को आप माल सप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के क्रेडिट पर बैंक उनको पैसा दे, और उसके बदले में आप थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट भी दे उनको लगे तो, अटका हुआ है पेमेंट तो, और वो पैसा बैंक वाले तुरंत आपको निकाल के दे दे, और बाद में 3 महीने के बाद वो पैसा वो वापस करे। तो ऐसा एक मॉडल तैयार करना है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, इसके लिए हम ऐसा कोई मॉडल बैंक के साथ तैयार करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप इसमें आप भी हमें मदद करिए। ये मॉडल अगर आएगा तो हम सरकार में बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और इनको कि भाई इस बार इस मॉडल में आप चलिए, तो ताकि आपकी अड़चन की स्थिति में जब पैसे आएंगे तो उनको चले जाएंगे। तो ये एक मॉडल में आप हमको मदद करिए। ये आपने अच्छी बात कही है, सीआईए क्यों नहीं इसमें इनिशिएटिव लेते हैं। मैं फॉरेन मिनिस्टर से बात करता हूँ कि दुनिया भर में हमारे बहुत अच्छे जो एम्बेसडर्स है, हमारी एम्बेसीज है, मैं जब जाता हूँ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन लोगों ने उस देश की इकोनॉमिक स्थिति, वहाँ की डिमांड, शॉर्टेज क्या है, क्या चाहिए उनको, कैसे मटेरियल चाहिए, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा एक रिपोर्ट एक मंथली वो सबमिट करें, और वो रिपोर्ट आने के बाद
हम लोग एक पूरे वर्ल्ड का कौन से देश में क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है इसके बारे में एक प्रकाशित करें जानकारी, एक किताब प्रकाशित करें, वेबसाइट पर प्रकाशित करें। तो मैं आपके सीआईआई को ही कहता हूँ कि मैं फॉरेन मिनिस्टर से बात करता हूँ, हमारे एम्बेसडर्स आपको हर महीने में 25 तारीख तक आपको पूरे वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन का एक रिपोर्ट बताएंगे। आपके सोर्सेज से आप भी कुछ जानकारी निकाल लो और 3-4 दिन में उसको पूरा इकट्ठा करके कौन से देश में किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या हमें अपॉर्चुनिटी है, उसके आधार पर हम उसको पब्लिक डोमेन में डाल दें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप इसमें बिल्कुल। जरूर इंटरेस्ट लो और मैं फॉरेन मिनिस्टर से बात करके वो हमारे सब एम्बेसडर हर महीने में 25 तारीख तक आपको उसका रिपोर्ट भेजेंगे और अब उसके आधार पर आप उसको करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे क्षेत्र में से कनाडा में हम सब्जी भेज रहे हैं 1-1 किलो पैक करके। तो ये वहाँ जरूरत है। अभी मैंने हमारे क्लस्टर में जो काम अच्छा बना है पीपी किट, उसको मैंने पूरा 10 देशों में उसके सैंपल भिजवा दिए और कहा कि तुम ऑर्डर लो एक्सपोर्ट का और मदद करो। तो मुझे क्या लगता है कि ये इसमें जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ये जो बातें हैं इसमें जानकारी नहीं होना, यानी एक को रिक्वायरमेंट है और दूसरे को पता नहीं है हम दे सकते वो, तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अलीबाबा जो सक्सेसफुल हुआ चाइना में, उसका चाइना के इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी तक मैं एमएसएमई के लिए एक वेबसाइट ऐसी मार्केटिंग की खोलने की बात कर रहा था, अभी तक मुझे जम नहीं पाया वो। तो ये इंफॉर्मेशन देने से भी लोग फिर उस देश में ट्राई करेंगे। मुझे लगता है कि ये उस इंडस्ट्री को फायदा होगा। ये आप सीआईआई इसमें आइए और मैं आपका कोऑर्डिनेशन कराकर आपका एक एमओयू फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, हमारी मिनिस्ट्री के साथ और उनका होगा और अब पूरे एम्बेसडर्स आपको 25 तारीख के पहले पूरे वर्ल्ड की जानकारी आपको भेजेंगे और उसके बाद शॉर्टेज क्या है, क्या कमी है। अभी हमको पता है इस देश में अभी ओनियन चाहिए और हमारे यहाँ नासिक में ओनियन फेंक रहे हैं, तो हम ये इंफॉर्मेशन नासिक वालों को देंगे, भाई ये ओनियन फलाने फलाने देश में इसका बहुत शॉर्टेज है, आप ट्राई करो, आप देखो कैसे हो सकता है। तो ये इसके बीच में अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आपका सुझाव अच्छा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बनर्जी जी आप मुझे प्रपोजल दीजिए और मैं फॉरेन मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग करवाता हूँ और हम ये जरूर जानकारियां देंगे पब्लिक डोमेन में, तो फायदा होगा। थैंक यू सर। सर अगर अगर आप अनुमति हो तो सर और एक क्वेश्चन ले सकेंगे? एक क्वेश्चन ले लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो चेयरमैन है श्रीकांत सोमानी जी, श्रीकांत जी म्यूट में है, आप म्यूट में है। सोमानी जी तो खुश होंगे ना, हमने उनका सजेशन में आया था, उनकी बात को हमने मान्य किया है। नमस्कार, बहुत आभार आपका गडकरी जी, ये बड़ी तमन्ना थी कि हो जाए, आपने आप अच्छा कर दिया, थैंक यू। गडकरी जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो अनसर्टेनिटी हो रही है ग्लोबल ट्रेड में, ये पैंडेमिक के होके, और सब ये कह रहे हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी करेंगे, तो इसमें अपना अनुमान ये है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज अपने एमएसएमई को मिल सकती है। तो शायद इसके लिए एक ये पूछना, आप दो प्रश्न है जी। एक तो ये कि अपने हिंदुस्तान की तरफ से क्या ऐसा ऑफर, ये पैकेज दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ आए, क्या क्या कर सकते हैं इसमें? और दूसरी बात ये मन में रखते हुए कि हमारे जो एंटरप्रेन्योरियल और स्पिरिटेड एमएसएमईज हैं, वो बहुत उतावले हैं कि आज उनको बिजनेस मिले, और ये जरूरी भी है एक्सपोर्ट के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये एक मौका ऐसा है कि जब सरकार इतने चेंजेस लेके आ रहे हैं, लॉज में चेंजेस ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, और शायद बिजनेस और सरकार का फोकस एक ही है कि ग्रोथ हो इंडिया में, और यही हमारा ये तो क्यों ना इस समय एक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के मेंबर्स के साथ एक टास्क फोर्स बनाया जाए कि क्या किया जा सकता है जिससे कि ये परिस्थिति अपने देश की परिस्थिति अच्छी हो जाए और एमएसएमई अच्छी हो जाए। ये दो क्वेश्चन। सोमानी जी, इसमें ऐसा करिए, अभी टास्क फोर्स करने के इसमें फिर गवर्नमेंट का वो सिस्टम उसमें मत पड़िए आप। देखिए, गवर्नमेंट एक एंटिटी है, आप एक एंटिटी है, और आने वाला इन्वेस्टमेंट करने वाला
जो है बाहर का टेक्नोलॉजी लेकर, वो अलग है। हमारे बीच में प्रॉब्लम ये है कि हमारा उसके साथ कांटेक्ट नहीं है। वो क्या एक्सपेक्ट करता हमें पर ही आइडिया नहीं है। मोटे तौर पर कभी कभी कुछ बातें जो आती है, जो डिस्कशन में आती है, वो हमने की। आप इसमें कैटलिस्ट करके काम करके इस समय वर्ल्ड के लोगों को आइडेंटिफाई करके जो चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं उनकी कंडीशंस क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो मैं हमारे यहाँ मैंने जॉइंट सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया और स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने की बात कही। समझो मुझे आप 25 प्रपोजल लेके आएंगे कि ये कंपनी है अमेरिकन, ये जर्मन की है, ये फ्रांस की है, ये चाइना से निकलनी चाहती है और अपने आना चाहती है, इनके एक्सपेक्टेशन ये है। और मेरे जॉइंट सेक्रेटरी आपके साथ बैठेगा, मैं भी इंटरव्यू, मैं राज्य सरकार से भी बात करूंगा और उसमें से जितना कुछ कर सकते वो करके हम उसका फाइनल करेंगे। हमारे पास क्या है, हमने अखबार से सुना कहीं से कि भाई लेबर लॉस का प्रॉब्लम है, अड़चन है। अजय सही में लोग भी बोलते हैं। तो हमारे 3 स्टेट वालों ने नियम बना दिया कि कहीं आता है तो चलो भाई लेबर लॉस में रिफॉर्म करेंगे। तो आप ये एग्जैक्टली जो इन्वेस्टर है, जो कंपनीज है जो आना चाहती है, पर आने में उनकी क्या क्या कंडीशंस है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है, तो उनका परमिशन में कहाँ अटक रहा है, ग्रास रूट लेवल पर हमारी क्या कमी है। तो आप हमको अगर ये केसेस देंगे तो मैं ऑफिशियली केस टू केस स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन तक, ऑल क्लियरेंसेस तक उसका फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा और मेरे यहाँ से उसका मॉनिटरिंग करूंगा और इनके प्रॉब्लम्स को मैं एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा। ये नहीं होंगे ताकि लोग एकदम फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट में तुरंत आ सके और काम हो सके। पर प्रॉब्लम है कि सरकार में ये बात हमारी है कि भाई इन्वेस्टर कैसे आए, उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाए। अगर इतना सब हमको आता तो हम सोमानी जी नहीं बनते। 1.5 लाख रुपए में का 1.5 लाख रुपए महीने पे काय के लिए नौकरी करते हैं। 2 लाख। आप हमारी निगेटिव प्रॉब्लम को और हमारे स्ट्रेंथ को दोनों को समझिए। आप हमको लाइए, ये प्रॉब्लम है सर, ये करो, तो ये ग्रुप आने के लिए तैयार है। आप प्रपोजल दो, आप लोग इस पे भिड़ो, आप ही इसका निर्णय कर सकते हैं। और मैं आपको एश्योर करूंगा, आप मुझे 10-20 प्रपोजल ला दो कि आने के लिए तैयार है, मैं उनके प्रॉब्लम मेरे लेवल पे फॉलो अप करके रिजॉल्व कर दूंगा, भारत सरकार के और राज्य सरकार के, और उनको हम लोग रेड कारपेट डालेंगे। और ये आप ही ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। सरकार में हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों आपको पता है। तो अगर ऐसे कोई प्रपोजल हम हमें बताइए, हम मदद करें। जरूर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप जब भी आप आते हैं CII में, वी द एंटायर मेंबरशिप सर, आज अभी यहाँ से 500 MSMEs थे, वी एंजॉय एंड वी लर्न फ्रॉम यू सर। इट वाज 1 hour of solid learning for everybody sir, and always आपका जो सुझाव होते हैं, जो आपने आइडियाज हमको देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, always ideas to do something different for both growth and development. So thank you very much sir. हम इतना तो बोलना चाहते हैं कि MSME, आज देश में MSME is lucky to have a leader like you to lead our MSME front. आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक का बाद एक सेक्टर को आपने ट्रांसफॉर्म किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और MSME अभी राह देख रहे हैं कि आपने चालू कर दिए हैं ऑलरेडी सर। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्कोरिंग ऑन चेंजिंग द एंटायर पैराडाइम ऑफ MSME, और आज हमारे अपॉर्चुनिटीज जो निकल रहे हैं, हम आपका लीडरशिप में आपके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ जी सर। एक मेरा भी काम कराइए, मुझे रोड सेक्टर में कम से कम 15 लाख करोड़ के काम 2 साल में अवार्ड करने हैं। मेरा AAA रेटिंग है, 100% ओन गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और मेरा अभी टोल का इनकम आराम से अभी थोड़ा सा 3-4 महीने ये पर 40,000 करोड़ तक चला जाएगा। दिल्ली मुंबई हाईवे जो है हमारा, उसमें से 62 में से 32 पैकेज अवार्ड हो गए हैं। करीब 65,000 करोड़ के काम हमने अवार्ड कर दिए हैं। हमारा काम जोरों में शुरू है। तो मैं अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े प्रमाण पर लेना चाहता हूँ, और उसका आपको पता है कि हमारा टोल इनकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इस समय डॉलर में लेने में सरकार में दिक्कतें हैं, पर वो हेजिंग करके देते हैं। तो आज हम लेंगे, आज ही मुझे, अभी मैं मेंबर फाइनेंस से बात कर रहा था, हमने अभी हमको बहुत सस्ते में 6.75 और 74 में हमको पैसा मिला है मार्केट से।
तो हमको क्रेडिट अच्छा पैसा मिलता है, बहुत बड़े प्रमाण पर हम ले रहे हैं। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए आप सबके संबंधों से कोई हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने का फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई का प्रपोजल होगा, तो इसमें आप इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उन कंपनियों को आप जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट पार्टनर अगर कुछ फॉरेन से मिला कर देंगे तो ये देश में बहुत काम है। मैं अभी और काम निकाल रहा हूँ, तो ये हमारा सेक्टर भी, आप इसमें आप हमको मदद कर सके तो एनएचआई को भी करिए और हमारे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उनको भी करिए। और मैं आपको ये कहूँगा, ये अन्यथा मत लीजिए, ये रोड सेक्टर बहुत अच्छा है। कोई 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 भी आए, कोरोना कहीं भी आए, कि दंगा हो, फसाद हो, पार्टी बदले, नेता बदले, बरसात आए, कुछ भी आए, 2-4 दिन प्रॉब्लम आता है पर टोल मिलते रहता है और पूरा सक्सेस स्टोरी है। और मेरा प्लानिंग, मैं 5 साल में 1 लाख करोड़ का इनकम साल का करने वाला हूँ। और ये पूरा आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, रोड बनेंगे तो गाड़ियां खरीदी करेंगे, तो ये भी इनको भी फायदा होगा। और वह हमको रोड अभी बहुत बड़ा नेटवर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। तो आप मुझे, आपके थ्रू अगर कोई आते हैं ऐसे फॉरेन फंड्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये करिए। और तीसरी बात आज मैंने कही थी, आप थोड़ा सा ये भी एक रोड मैप तैयार करिए कि इंश्योरेंस इकोनॉमी, बाद में पेंशन का पैसा है उसकी इकोनॉमी, और तीसरा जो है वो ये स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी, शेयर मार्केट की, ये तीनों को आम आदमी तक पहुंचाना, ये भी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें बहुत अभी लैप्सेस है। क्या आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसको पहुंचाने के लिए कोई नए मॉडल्स कुछ कर सकती है क्या, ये भी देखिए। और अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट, मेरे साथ भी कोई अच्छा फंड आता है तो जरूर हमारे लिए भी मदद करिए, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हम काम करेंगे, इस सारी दिशा में काम करेंगे और थैंक यू वेरी मच। और आपका साथ हम हमारा काम करने का जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और ये जो सब आइडियाज आप देते हैं, इसको आगे ले जाना हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और थैंक यू वेरी मच, आज आपने इतना टाइम गुजारे हमारे एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन में, हमारे 125 जन्मतिथि में। और यही बोलना चाहता हूँ, ये तमाम हमारे एमएसएमई मेंबर्स का तरफ से, और आज जो ऑडियंस में 500 लोग जो यहाँ पे है वेबिनार में मौजूद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी। थैंक यू। बेटा, ये हमारा क्या है, एक चार्ट तैयार है